नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। इस सीरीज में हम आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पुराने पेपर सॉल्व करके लाए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही अगर आपको अपने ट्रेड से संबंधित अन्य पेपर्स जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पेपर्स भी देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें और अपने ट्रेड को सर्च करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मॉक क्वेश्चन जैसा होगा। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं अगले वीडियो में उसका आंसर आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आप इन वीडियोस को जरूर देख लें, ये आपके लिए क्रैश कोर्स का कार्य करेगा। आपके एग्जाम से 90% क्वेश्चन इसी सीरीज से आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये पेपर आपका एक वर्कशीट ट्रेड का पेपर जो आपका आफ्टरनून सेशन में होता है, इसको इवनिंग सेशन कहते हैं। जैसे आपका वेल्डर हो गया, प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल इंजन और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आपका स्टेनोग्राफी हिंदी और स्टेनोग्राफी इंग्लिश जैसी ट्रेड्स में एग्ज़ाम का पेपर ये पूछा गया था। ये हमारा वार्षिक परीक्षा, एनुअल परीक्षा वाला पेपर है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस सेम आते हैं। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, ठीक वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, इनमें से क्या जे की ध्वनि उपलब्ध करता है? साथियों, मैं हिंदी का पेपर लेके चल रहा हूँ। आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आता है, तो आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एक भाषा में अगर क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो उसे दूसरी भाषा में भी देख के एक बार चेक कर सकते हैं। जो आसान लगे आप उसमें आप इसको हल करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से क्या जे की ध्वनि उत्पन्न करता है? इसमें आपको उच्चारण करके देखना है। जैसे ये देखिए, गेम, गेम GAME से हम गेम कहते हैं। गैप, गो, इसमें हम इसे बोलेंगे जिन, जिन। इसमें देखिए, जिन को आप हिंदी में कहते हैं जिन, तो जे जैसी फीलिंग आ रही है, तो जे की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इसे, हमारा आंसर ये करेक्ट है, जिन, जे की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शी फॉर अ वाइल आर एलिंग। साथियों, सी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर तो आने वाला नहीं है, तो यह आंसर गलत हो गया है। हैव बीन तो आने वाला नहीं है क्योंकि प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो इसमें आपके दो आंसर बचे, इज एलिंग और हैज बीन एलिंग। एलिंग मीन्स होता है बीमार रहना, तो इसमें ऑप्शन देखिए, सी इज एलिंग फॉर अ वाइल और सी हैज बीन एलिंग फॉर अ वाइल। तो वह कुछ समय से बीमार है। हम जानते हैं कि आपने सिंस फॉर का यूज पढ़ा होगा, तो जब भी एक सूत्र याद रखिए, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, इसमें है सिंस का काम, बाकी सब में लगता है फॉर, जिसकी स्पेलिंग है FOR। देखिए यहाँ पे चूँकि कोई दिन निर्धारित नहीं है, फॉर अ वाइल कुछ समय से, इसलिए यहाँ पे हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन एलिंग। तो शी हैज बीन एलिंग फॉर अ वाइल इसका करेक्ट आंसर है, वह कुछ समय से बीमार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए, इनमें से क्या वाक्य का एक प्रकार है? अच्छा, वाक्य के प्रकार कौन से हैं इसमें से? निश्चयात्मक वाक्य, सामान्य वाक्य, उपयुक्त वाक्य, संक्षेप वाक्य। तो ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका आंसर हमारा बी है। इस क्वेश्चन को एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉमन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस और एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस। तो आप सेंटेंस के प्रकार आपने पढ़े होंगे ग्रामर में, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस यहाँ पे आंसर नंबर बी आपका सही आंसर है। निश्चयात्मक वाक्य, वाक्यों के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस या निश्चयात्मक वाक्य आपका सही आंसर है। इसके अन्य प्रकार जैसे प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव वाक्य, एक्सक्लेमेटरी वाक्य, इस तरह के वाक्य प्रकार होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शैल वी गो आउट फॉर पिज़्ज़ा टुनाइट? आई डोंट नो, इट्स वेरी गुड, आई एम टू टायर्ड, आई एम सो लेट। देखिए, इसमें क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया गया है। इसमें पूछा जाना चाहिए कि इसमें हम मना कैसे करें। शैल वी गो आउट फॉर अ पिज़्ज़ा, इसमें मना कैसे करें? तो देखिए, इसके आंसर पढ़िए, आई नो दैट, ये कोई सेंस नहीं है इसका। इट्स वेरी गुड, इसका कोई सेंस नहीं है। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये आपका सही आंसर है। आई एम सो लेट, इसका कोई सेंस यहाँ पे नहीं है। तो मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए हम पिज़्ज़ा खाने नहीं जाएंगे, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से क्या एक इनपुट उपकरण नहीं है?
तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ा होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपका इनपुट है, ये इनपुट, और ये आपका प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वह पिक्चर जो फाइल को दर्शाती है वह क्या कहलाती है? लाइब्रेरी, स्टार्ट मेनू, आइकन, डबल। देखिए स्टार्ट मेनू का फाइल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। डबल तो कुछ है ही नहीं, डबल क्लिक होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, लाइब्रेरी और आइकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प हमारा सी, आइकन। लाइब्रेरी देखिए एक पूरा समूह होता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे आइकन हमारा सही आंसर है। मोबाइल में भी आप आइकन देखते होंगे, तो किसी फाइल को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को, अच्छा जब आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए इसका .doc इसका एक्सटेंशन होता है, .doc। जैसे आप PDF फाइल सेव करते हैं तो आपका .pdf होता है, और नोटपैड में आपका .txt होता है। ऐसे ही आपका वर्ड की फाइल के लिए आपका .doc एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से क्या एक नेटवर्क नहीं है? ऑप्शन देखिए, PC, स्मार्टफोन, सर्वर और स्विच। इसका करेक्ट आंसर है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक नेटवर्क नहीं है। सर्वर सर्वर एक नेटवर्क है, सर्वर से ही सभी चीज़ों को एक दूसरे से, कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है आपस में। PC आपस में जुड़े रहते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो इसमें एक बड़ा PC है, उसको अपने एज ए नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो वो नेटवर्क हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है PC एक। स्विच एक नेटवर्क है जिसमें हम डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एक नेटवर्क नहीं है। आप इसका आंसर ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन जैसे आपके मोबाइल में नेटवर्क के लिए आपका सिम आप यूज़ करते हैं तो तब नेटवर्क आता है, तो उसमें स्मार्टफोन कोई नेटवर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, संचार चैनल का एक उदाहरण है फीडबैक, आमने सामने किया गया वार्तालाप, कॉन्टेक्स्ट, शोर। क्वेश्चन नंबर 9, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज फीडबैक, फेस टू फेस कन्वर्जन, कॉन्टेक्स्ट, नॉइज। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज, तो इसका करेक्ट आंसर है आमने सामने किया गया वार्तालाप। देखिए अगर आप दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे को पहुंचा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक उदाहरण है ये। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, फेस टू फेस कन्वर्जन होता है हमारा, वो एक कम्युनिकेशन चैनल का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट रूप से बताना, गलत आंसर है ये। बातों को, महत्वपूर्ण बातों को बताना। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, संक्षिप्त रूप से बताना, मूल्यांकन करना। तो व्याख्या करना, मूल्यांकन करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आंसर बचा बी और सी। तो महत्वपूर्ण बातों को बताना सिर्फ व्याख्या नहीं होती, संक्षिप्त रूप से सभी बातों को बताना वो हमारा व्याख्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन 11, इनमें से क्या वचनबद्धता का एक भाग नहीं है? औपचारिक वादा, बलिदान, एथिक्स और दृढ़ संकल्प। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कमिटमेंट? सोलेम प्रॉमिस, सेक्रीफाइस, एथिक्स, पैक्ट टू प्रिजर्व। तो अगर आपने कमिटमेंट के बारे में पढ़ा है, कमिटमेंट मतलब होता है वादा करना, प्रॉमिस करना। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसमें देखिए औपचारिक वादा, ये इसका पार्ट हो सकता है, वादा करना, प्रॉमिस करना, वचनबद्धता करना, तो इसका एक पार्ट हो सकता है। बलिदान, ये इसका पार्ट हो सकता है, क्योंकि आप किसी से आप कोई वचन देते हैं तो उसमें बलिदान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एथिक्स, देखिए एथिक्स इसका आंसर सही है, ये वचनबद्धता का भाग नहीं है। ये हमारा एक मोरल प्रिंसिपल होता है, ये व्यक्ति का मोरल प्रिंसिपल होता है, मौलिक सिद्धांत होता है एथिक्स हमारा। तो हमारा प्रॉमिस का भाग नहीं है ये। दृढ़ संकल्प, आपने किसी को अगर कोई वचन दिया है तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए, तो इसका भाग है। इसलिए आंसर सी आपका करेक्ट आंसर है, इसका वचनबद्धता का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, शर्माना, शाइनेस है मानसिक बीमारी, व्यवहार प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति, दोष। तो शर्माना अभिव्यक्ति नहीं है, तो ये आंसर गलत है। दोष नहीं, ये ऑप्शन गलत है।
अब 2 ऑप्शन रह गए, मानसिक बीमारी और व्यवहार प्रवृत्ति। तो इसमें साथियों आप इसका अगर वैज्ञानिक पद्धति से आप देखेंगे तो एक मानसिक बीमारी, डॉक्टरी विज्ञान में इसको आप मानसिक बीमारी कहते हैं, तो ये आंसर आपका सही है। शाइनेस इज एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, बीमारी है, जिसमें आप समाज में बोलने में, समाज के सामने जाने में आप घबराते हैं, इसलिए हम इसे एक साइकोलॉजिकल डिसीज़ कहते हैं, डिसऑर्डर है ये, तो ये बीमारी है, ये तुम्हारा शाइनेस एक बीमारी है, आप याद रखिएगा। व्यवहार प्रवृत्ति ये आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, SWOT का बाहरी कारक है। SWOT आपने पढ़ा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो चारों के फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट में देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस आंतरिक कारक होते हैं, इंटरनल होता है। जैसे आपकी पर्टिकुलर कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कोई वीकनेस हो सकती है, तो ये आपके आंतरिक कारक हैं। किंतु अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये आपके बाहरी कारक हैं। अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं, ये बाहर से आती हैं, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, आंसर सी। आपका फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, SWOT, S मीन्स स्ट्रेंथ या सामर्थ्य, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी, अवसर, थ्रेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 14। RBI का सहायक संगठन इनमें से कौन सा है? IDBI ये RBI के अंडर आता है, ये संगठन है। ICICI ये भी संगठन है, RBI के अंदर आता है। ये सब, ये आपका IFCI बताया था मैंने आपको, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज़ को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपका RBI से एफिलिएटेड होते हैं, RBI के अंडर आते हैं। तो इन सबकी रेगुलेटिंग बॉडी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये हमारा, ये आंसर हमारा है, ये सभी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संस्था की स्थापना कृषि और ग्राम्य विकास के उद्देश्य से की गई है? IFCI ये इंडस्ट्री से संबंधित है, एक्जिम, IRBI और नाबार्ड। एक्जिम आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित है, ये आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित है। IRBI आपका इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नाबार्ड आपका कृषि से संबंधित कार्यों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक ठेकेदार की आवश्यक विशेषताएं क्या होनी चाहिए? आत्मविश्वास, कमजोरी, नैतिकता, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 16 का इंग्लिश फॉर्म देख लीजिए। एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, देखिए एंटरप्रेन्योर है ये, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीकनेस, मोरालिटी और इंडिपेंडेंट। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो आप उसमें देखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें एक विशेषता है, इसको आप पढ़िएगा। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। ऑटोमेटिक टेलरिंग, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस देश की खनन दर सबसे कम है? इसमें खनन से संबंधित आप कोयला को लीजिए, कोल माइंस से संबंधित है ये, इसको आप इंग्लिश में पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लोवेस्ट रेट ऑफ माइनिंग? इंडिया, जापान, जर्मनी एंड चाइना। तो साथियों कोल को अगर ले लीजिए, क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ है, इनमें किसी पर्टिकुलर मिनरल को पूछना चाहिए था, पर इसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना सबसे ऊपर है। कोल माइंस में आप देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा कोल माइंस का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद आपका इंडिया आता है, और जापान की रैंकिंग बहुत नीचे, जापान में कोल खनन का काम सबसे कम होता है। तो जापान यहाँ पे सबसे आपका सही आंसर है, जापान में इसकी खनन दर सबसे कम है। जर्मनी आपका जापान से पहले है।
तो अगर यहाँ पे मैं रैंकिंग करूँ तो चाइना, इंडिया, जर्मनी, फिर जापान। क्वेश्चन नंबर 19, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करते समय आप क्या कर सकते हैं? पासबुक अपडेट नहीं कर सकते, आपको बैंक जाना होता है या मशीन पे अपडेट करना होता है। हम ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विश्व में सबसे अधिक स्टील उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो ये सारी दुनिया जानती है कि चाइना इस समय स्टील का सबसे अधिक प्रोडक्शन कर रहा है, तो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। दुर्घटना या एक्सीडेंट क्या है? यह है एक अप्रत्याशित घटना है, अनएक्सपेक्टेड। दुर्घटना अनएक्सपेक्टेड है, किसी को पता नहीं होता कि कौन सी दुर्घटना कब होने वाली है, तो ये अप्रत्याशित होती है, तो सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 रिपीटेड क्वेश्चन है, हाथों की सुरक्षा के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए? दस्ताने प्रयोग करने चाहिए। इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दस्ताने पहनना अनिवार्य है। 23, इनमें से किसे जैविक कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। जैविक मीन्स जीवन, बायोलॉजिकल कहते हैं इसे, जहाँ पर लाइफ हो वही बायोलॉजिकल है, तो जीवित जहाँ है वही जैविक है, तो ये आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पशुओं का गोबर एक अपशिष्ट है, जैविक, अजैविक, खतरनाक, जहरीला। पशुओं का गोबर जहरीला नहीं होता, सभी जानते हैं, खतरनाक भी नहीं होता, सभी जानते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो जैविक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 24 को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। एनिमल डंग इज अ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डस, टॉक्सिक। तो आपका एनिमल डंग बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ज़मीन में अपने आप को डिकम्पोज हो जाता है और कोई रासायनिक पदार्थ या खतरनाक रसायन प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा जैविक खाद बनती है गोबर से, तो वो सब जैविक चीज़ें में जैविक है। बायोलॉजिकल गलत वर्ड है यहाँ पे, बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन हमारा, आयु से कम वाले बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जानी चाहिए। चिल्ड्रन बिलो विच एज शुड नॉट बी एम्प्लॉयड? 14, 15, 16, 18। इसका आंसर आपको पता होगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में बाल मजदूरी या बाल श्रम कराना निषेध है, यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो 14 साल से कम के बच्चों को, 14 साल के कम के बच्चों से हम चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। आपने फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ा होगा, फैक्ट्री एक्ट 1948, उसके हिसाब से ये तब से ही बना हुआ था। 14 साल से कम के बच्चों को आप कारखाने में मजदूरी के लिए उपयोग मजदूरी के लिए नहीं लगा सकते। चलिए पेपर हमारा समाप्त हुआ। साथियों अब बारी है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, देखिए, यूनिवर्सिटी में कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? हमारे आंसर्स हैं ए, एन, द और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने आर्टिकल चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम यू, यूनिवर्सिटी ऐसा बोलते हैं, यू। तो हमारा जो पहला अक्षर है ये हमारा व्यंजन है, व्यंजन या कॉन्सोनेंट। जब भी कोई ऐसा वर्ड आपके पास आए जिसका स्टार्टिंग अक्षर व्यंजन हो तो उसमें हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका आंसर ए सही है। अगर आपको अधिक समझना है तो आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए एप्पल का। एप्पल में आपका हम उसको एप्पल बोलते हैं, एप्पल। तो देखिए यहाँ पे ए आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका एन आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आप अम्ब्रेला का एग्जांपल ले लीजिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, तो अब इसको अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला। तो आप देखेंगे हम इसको यहाँ पे आपका वॉवेल है, स्वर है, तो हम यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आ से आह तक का आपको स्वर, अगर बोलने में आपको स्वर मिलता है पहला अक्षर, तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अगर बोलने में पहला अक्षर आपका व्यंजन है, जैसे का से ज्ञा तक, वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हमें एक वेबसाइट दी गई है, ये देखिए, पूछा गया है वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? ऑप्शन ए टॉप लेवल डोमेन, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वेबसाइट का नाम। आप अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपके पिछले साल के पेपर से लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।